Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग क्या क्या बात कर चुके थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो मिनरल रिक्वायरमेंट प्लांट को है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, और अगर है तो कौन कौन से एलिमेंट का, मिनरल एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट प्लांट को है। ये चीज़ पढ़ने के लिए, ये चीज़ जानने के लिए एक मेथड है। कौन सा मेथड है? हाइड्रोपोनिक्स मेथड। तो हाइड्रोपोनिक्स मेथड हम लोग पढ़े थे। ये देखिए हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग क्या बात किए थे? हाइड्रोपोनिक्स किसको कहते हैं कि एक क्या करना है, सॉइल फ्री मीडियम लेना है। क्या लेना है? सॉइल फ्री मीडियम। और सॉइल फ्री मीडियम में क्या डालना है? सॉइल फ्री मीडियम में हम लोग डालेंगे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। सॉइल फ्री मीडियम में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालिए, और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ही क्या है? मिनरल एलिमेंट का सॉल्यूशन है। इसमें पानी, वाटर डाले और वाटर के साथ साथ बाकी सारे मिनरल रिक्वायरमेंट्स डाल दिए। ठीक है, अब उसमें से एक एक करके जो जो हमको लगता है कि इसका हमको यूज जानना है, तो जैसे आयरन, तो आयरन ज़्यादा डालते जाएंगे और आयरन डालेंगे और आयरन डालेंगे, तो उससे क्या होगा, देखेंगे कि प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। अगर कोई चेंज आता है तो हमको पता चल जाएगा कि ये आयरन के टॉक्सिसिटी से हुआ है। उसी तरह से अगर सोडियम का पता करना है, कैल्शियम का पता करना है, तो कैल्शियम का अमाउंट जो है, हम मान के चलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स पता करना है, तो कैल्शियम इसमें डाले हुए थे, कैल्शियम निकाल लिए और निकाल लिए, मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन जो होता है कैल्शियम का, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, उससे भी कम कर दिए, तो क्या आ जाएगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोपोनिक्स का यूज करते थे। किसके लिए? डेफिशिएंसी सिम्टम्स स्टडी करने के लिए, या फिर टॉक्सिसिटी हम स्टडी करने के लिए, या फिर मिनरल रिक्वायरमेंट कौन कौन सा इसेंशियल है, कौन कौन सा इसेंशियल नहीं है, ये जानने के लिए हाइड्रोपोनिक्स जो है बहुत ही बेस्ट मेथड है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स से कुछ प्लांट का कल्चर भी हो चुका है, टोमेटो और कुकुम्बर वगैरह का। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लांट जो है कल्टीवेट किया जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स से, तो क्या बताएंगे आप? टोमेटो और कुकुम्बर। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग बात किए थे इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। तो इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स पढ़ने के लिए आपको बताए थे कि कब पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मिनरल इसेंशियल है और कौन सा इसेंशियल नहीं है। ये बताने के लिए हम लोग क्या देखे थे? हम लोग इसे क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, क्या बात किए थे? क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। उसमें हम लोग 3 चीज देखे थे। द मिनरल एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड इरिप्लेसेबल। इसका मतलब क्या था कि जो मिनरल एलिमेंट चाहिए वही चाहिए, उसके बदले में कोई दूसरा मिनरल एलिमेंट देंगे तो काम नहीं चलेगा प्लांट का। ठीक है, तो मिनरल एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। दूसरा हमारा क्या था क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी में? पहला क्या हो गया? मस्ट बी स्पेसिफिक एंड इरिप्लेसेबल। दूसरा था कि द मिनरल एलिमेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो मतलब अगर वो मिनरल एलिमेंट नहीं मिलेगा प्लांट को, तो हो सकता है उस प्लांट का ग्रोथ ना हो सकता है उस प्लांट का रिप्रोडक्शन कंप्लीट ना हो, या फिर हो सकता है उस प्लांट का लाइफ साइकिल ही कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो वो मिनरल एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? उस प्लांट के लिए इसेंशियल हो गया, और ये क्राइटेरिया इसेंशियलिटी का ही तो क्राइटेरिया है। ठीक है, तीसरा बात हम लोग क्या किए थे? द मिनरल एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू मेटाबॉलिज्म। मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू मेटाबॉलिज्म। ये नहीं कि सेल में मिनरल एलिमेंट रखा हुआ है, जरूरत पड़ भी सकता है, नहीं पड़ सकता है, हो सकता है कि उसके बिना भी काम चल जाए, ऐसा नहीं। सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए सबसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस एलिमेंट का होना चाहिए, और उसका जरूरत पड़ेगा मेटाबॉलिज्म में, नहीं तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। तो ऐसा रिक्वायरमेंट अगर है तो उस मिनरल को क्या बोलेंगे हम? इसेंशियल मिनरल बोलेंगे। ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी।
और इसेंशियल एलिमेंट को हम, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो कम अमाउंट में चाहिए, जो इसेंशियल एलिमेंट कम अमाउंट में चाहिए, वो क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में चाहिए, ऐसा इसेंशियल मिनरल एलिमेंट जो कम अमाउंट में चाहिए, वो क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से जो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसका एग्जांपल आपको याद कराए थे हम, इसका एग्जांपल क्या बताए थे आपको हम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे तो क्या याद आएगा आपको, बड़ा लड़का। बड़ा लड़का क्या करता था, कैश कमाता था, कोक पी के मगन रहता था, ठीक है। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नाइट्रोजन जो है मैक्रो में पढ़े थे कि माइक्रो में पढ़े थे, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ये ट्रिक बनाया गया है आपको, ठीक है। और छोटा लड़का के लिए क्या ट्रिक था, क्लोरीन मतलब कल, फिर आयरन, मनकूब MnCu बोरॉन, मैंगनीज कॉपर और बोरॉन, और जर्मोनी ZnMO और क्या आ जाएगा, निकेल, ठीक है। तो ये ट्रिक था आपका। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का सारा एग्जांपल आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये एग्जांपल आपको याद नहीं है तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही पढ़ रहे हैं। फिर इसका फंक्शन आपको बोले थे कि एक एक का फंक्शन आप लोग याद कीजिएगा। जैसे कैल्शियम है तो इसका फंक्शन क्या बताए थे, मिडिल लेमिला फॉर्मेशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिट, इसका पेक्टिन साल्ट के साथ मिलके क्या बनाता है, मिडिल लेमिला बनाता है। ये सब चीज हम लोग बात किए थे। सारा फंक्शन आपको एक एक का याद होना चाहिए, और कौन सा मैक्रो है और कौन सा माइक्रो है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात किए थे डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी में हम लोग बताए थे कि क्लोरोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, डिलेइंग फ्लावरिंग, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये सब बात किए थे। टॉक्सिसिटी का क्या बताए थे डेफिनेशन आपको, कि अगर 10% ड्राई वेट से कम हो जाता है वेट लॉस, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग को क्या पढ़ना था, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर क्या होगा, हमारा अगला टॉपिक होगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कल नहीं पढ़ाए थे। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा किए थे कल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तो हम लोग मोटा मोटी पूरा साइकिल एक बार ढंग से पढ़ लिए थे, अभी फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बताए थे कि 3 नाइट्रोजन का सोर्स है, एटमॉस्फेयर, सॉइल, और तीसरा सोर्स क्या है आपका, प्लांट और एनिमल बायोमास, प्लांट और एनिमल बायोमास, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 3 सोर्स है। एयर में नाइट्रोजन होगा, कितना परसेंट होता है, 78%, ऑक्सीजन 21% होता है, बाकी सारा एलिमेंट आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एयर में नाइट्रोजन है, एयर से कहाँ आएगा, सॉइल में, सॉइल से कहाँ जाएगा, प्लांट में, प्लांट से कहाँ आएगा, हमारे अंदर एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल जो है प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, ठीक है। और हमारे अंदर से फिर वापस कहाँ जाएगा, सॉइल में, क्योंकि हम मरेंगे एक दिन, मिट्टी में मिल जाएंगे, और तो हमारा नाइट्रोजन भी कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज बात कर लिए थे हम लोग। तो ये सबसे पहले देखिए सॉइल में जो नाइट्रोजन पूल है, इस सॉइल के नाइट्रोजन पूल के बारे में आपको बताया है कि इसमें क्या प्रोसेस हुआ है। इसमें प्रोसेस हुआ है NH3 अमोनिया से NO2- से NO3-, क्या बना है, अमोनिया से NO2- से NO3-। NO2- को क्या बोलते हैं, NO2- को बोलते हैं नाइट्राइट। अगर आपको केमिस्ट्री आता होगा तो आप जानते होंगे, NO2- को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। NO3- को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। NO3- को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट हो गया और नाइट्राइट हो गया। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसको आखिर अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया कौन है, यही हम लोग को पढ़ना है आज। और
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को इस सॉइल के अंदर लाया कौन है, और सॉइल के अंदर आ गया तो सॉइल से प्लांट में अपटेक हुआ कैसे है, बस यही पढ़ना है हम लोग को आज, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से सॉइल में आने का क्या कितने तरीके थे, 3 तरीके। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है तो, ठीक है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताए थे फर्टिलाइजर के थ्रू। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताए थे आपको कि लाइटनिंग के थ्रू। और फिर है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन वापस कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और सॉइल का नाइट्रोजन कहाँ गया, प्लांट बायोमास, प्लांट बायोमास से कहाँ चला गया, एनिमल बायोमास। प्लांट को खाया कौन, एनिमल, और प्लांट भी एक दिन मरा और एनिमल भी एक दिन मरा, तो डिकेइंग बायोमास बना। और उस डिकेइंग बायोमास का सारा नाइट्रोजन कहाँ चला गया, अमोनिया में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है अमोनिफिकेशन, आपसे पूछेगा व्हाट इज अमोनिफिकेशन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अमोनिफिकेशन। तो आप बोलेंगे द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डिकेइंग बायोमास इनटू अमोनिया। क्या बोलेंगे, द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डिकेइंग बायोमास इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो ये अमोनिफिकेशन का डेफिनेशन हो गया। इसी तरह से ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा होता है एक नाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये सब टर्म है, डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या क्या बताया, हम एक बार लिख देते हैं आपको। सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उठा के लाए कहां, सॉइल में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अमोनिया बन गया। अब अमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्रेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन हो गया तो नाइट्रेट कहां चला गया, सॉइल में, प्लांट में, प्लांट से कहां चला गया, डिकेइंग बायोमास में, और एनिमल से भी कहां चला गया, डिकेइंग बायोमास में। अब डिकेइंग बायोमास में कौन सा नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो यहां से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को वापस अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वही क्या है आपका, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डिकेइंग बायोमास इनटू अमोनिया इन सॉइल, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और इसके बाद हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। एटमॉस्फेयर से जब नाइट्रोजन आया तो एटमॉस्फेयर में वापस नाइट्रोजन जाएगा, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा, इधर से आया और इधर से गया, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। और इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल था, कल आपको हम बताए थे, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है, थायोबैसिलस थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एक बैक्टीरिया है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रेट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हो जाता है, तो फिर से वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। ये आपका पूरा नाइट्रोजन साइकिल है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर नाइट्रिफिकेशन के बारे में जानेंगे, नाइट्रिफिकेशन कौन करता है। नाइट्रिफिकेशन के लिए 2 स्टेप है, अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक है। और इन दोनों स्टेप के लिए अलग अलग बैक्टीरिया है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है आपसे, ठीक है। फिर है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन का डेफिनेशन यही बता दिए आपको हम, और डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ, उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स, लेग्यूम्स प्लांट में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए
देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उस प्रोसेस में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डायएजोट्रॉफी। डायएजोट्रॉफी जो वर्ड है ये किसके लिए आया है? ये आया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, वो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायएजोट्रॉफी बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम डायएजोट्रॉफ। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? डायएजोट्रॉफ। तो वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है और ब्लू ग्रीन अलगी भी हो सकता है। ब्लू ग्रीन अलगी भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन अलगी में एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, जैसे नोस्टॉक, एनाबेना, जैसे ओसिलेटोरिया, ये सब एग्जांपल है किसका? ब्लू ग्रीन अलगी का। तो ये ब्लू ग्रीन अलगी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। मतलब सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम, या फिर सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट के अंदर पहुंचाने का काम, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो गया। बैक्टीरिया में एग्जांपल आप लोग बचपन से जानते हैं, राइजोबियम, फ्रैंकिया, अजोटोबैक्टर, बीजरनिकिया, तो ये सब एग्जांपल आपको बैक्टीरिया में याद करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया आपसे पूछेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या फिर पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया 3 ऑप्शन देगा, एक देगा ब्लू ग्रीन अलगी, और वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो 3 बैक्टीरिया होगा, एक ब्लू ग्रीन अलगी होगा, तो ब्लू ग्रीन अलगी को आप टिक कर देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो 4 ऑप्शन में से 3 बैक्टीरिया होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला, ठीक है, और एक होगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। इकोलाई दे दिया, कुछ भी दे दिया, इस्चरसिया कोलाई, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो ध्यान रखना है आपको, क्या पूछा है उस हिसाब से आंसर दीजिएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डायएजोट्रॉफी, और जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? डायएजोट्रॉफ। और डायएजोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हैं? 2 तरह के, ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरिया ये दोनों ही किंगडम मोनेरा में आते हैं। दोनों ही किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं, और दोनों ही प्रोकैरियोट है। दोनों ही क्या है? प्रोकैरियोट है। क्लियर है आपको? ये तो हो गया पहला प्रोसेस, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में डिटेल से बात। अब हम लोग दूसरा प्रोसेस करने वाले हैं, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, मतलब अमोनिया से नाइट्रेट कौन बनाता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नाइट्रिफिकेशन। चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है? नाइट्रिफिकेशन। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ चुके हैं, दूसरा हमारा क्या है? नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन का डेफिनेशन होगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसमें 2 स्टेप होगा। स्टेप 1 देखिए क्या होता है। स्टेप 1 अमोनिया टू नाइट्राइट, अमोनिया से क्या बनेगा? NO2 माइनस बनेगा। और स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो 2 स्टेप में काम हुआ। क्या हुआ? अमोनिया से पहले नाइट्राइट बना और नाइट्राइट से फिर बाद में नाइट्रेट बना। इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उस बैक्टीरिया का नाम आपसे पूछा जाता है। यहां पर जो बैक्टीरिया होगा, यहां पे 2 बैक्टीरिया का नाम आपको याद करना पड़ेगा। पहला आपका है नाइट्रोसोमोनस,
नाइट्रोसोमोनस और दूसरा आपका है नाइट्रोकोकस। तो या तो नाइट्रोसोमोनस रहेगा आपको क्वेश्चन में या फिर नाइट्रोकोकस रहेगा आपको क्वेश्चन में। दोनों का काम वही है, क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। यहां पे जो आपको बैक्टीरिया मिलेगा जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, यहां पे जो बैक्टीरिया मिलेगा वो एक ही बैक्टीरिया का नाम याद करना है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये जो आपको बताया नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, इस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में आपको 3 बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस क्या करेगा, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लिया आप लोग, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे कराता है। नाइट्रिफिकेशन पढ़ लिया आप लोग, अमोनिफिकेशन बता दिए आपको, डीनाइट्रिफिकेशन बता दिया आपको, कौन बैक्टीरिया था डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। और ये जो अमोनिफिकेशन होता है इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अमोनिफिकेशन में आप बैक्टीरिया का नाम याद कर सकते हैं, एक तो बैक्टीरिया है बेसिलस रेमोसस, बेसिलस रेमोसस, और दूसरा बैक्टीरिया है बेसिलस माइक्वाइड्स। याद करें तो ठीक, नहीं याद करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पूछा जाता, ये ज्यादा थोड़ा डीप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इससे पहले जितना बैक्टीरिया बताए हैं वो सारा बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए। बेसिलस रेमोसस और बेसिलस माइक्वाइड्स क्या करता है, अमोनिफिकेशन करता है। अमोनिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डिकेइंग बायोमास इनटू अमोनिया इन सॉइल, ये आपका अमोनिफिकेशन है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका जाके मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, बाय राइजोबियम। राइजोबियम आपको बताए थे हम, राइजोबियम क्या था, डायजोट्रॉप्स था, अभी बताए थे बैक्टीरिया था। राइजोबियम क्या था, बैक्टीरिया था। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये क्या करता है, इन लेग्यूम्स, लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम करता है, ठीक है। बाय राइजोबियम यहां हम लिख देते हैं इन लेग्यूम्स। लेग्यूम का मतलब क्या होता है, दलहन पौधा। दलहन पौधा मतलब पल्स फैमिली, जैसे चना का दाल है, जैसे अरहर का दाल है, जैसे मूंग का दाल है, जैसे सोयाबीन का दाल है। तो ये सब जो लेग्यूम प्लांट है, उस लेग्यूम प्लांट के रूट में जो नोड्यूल फॉर्मेशन का काम होता है वो कौन करता है, राइजोबियम करता है। अब प्रश्न ये है कि ये नोड्यूल क्या होता है और कैसे बनता है और इससे क्या फायदा होता है, ठीक है, और ये बनना क्यों जरूरी है लेग्यूम प्लांट में। तो समझिए इसको, मान के चलिए ये प्लांट है, ये इसका रूट है, लेग्यूम प्लांट है ये, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहां सॉइल में था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहां से कहां आ गया, सॉइल में आ गया। अब इस नाइट्रोजन को इस प्लांट के अंदर पहुंचाना है, नाइट्रोजन को प्लांट के अंदर पहुंचाना है, ठीक है। इस नाइट्रोजन को जब प्लांट के अंदर हम पहुंचाएंगे, आप जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, जो दलहन पौधा होता है, आप बोलते हैं कि दाल में बहुत प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन कहां से आता है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड किससे बनता है, नाइट्रोजन से। अमीनो एसिड किससे बनता है, नाइट्रोजन से। इसका मतलब लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। नाइट्रोजन लेगा तभी तो अमीनो एसिड बनाएगा और तभी तो प्रोटीन बनाएगा, तभी तो आपको प्रोटीन मिलेगा दाल खाने से, ठीक है। तो इसको नाइट्रोजन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन कैसे लेता है उसके बारे में बात करते हैं कि जब ये नाइट्रोजन अंदर लेगा तो उसका 2 प्रोसेस है। एक तो है कि रूट हेयर है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रेट के फॉर्म में। अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं मिला इसको सॉइल में, तब क्या करेगा, इसको ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए ना। तो अब इसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है, बैक्टीरिया राइजोबियम, राइजोबियम नाइट्रोजन ला के देगा इसको, राइजोबियम इसको नाइट्रोजन ला के देगा। कैसे ला के देगा वही तो हमको सीखना है। तो राइजोबियम क्या करता है, इस प्लांट के रूट के अंदर नोड्यूल बना देता है और उस नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन आसान हो जाता है। उस नोड्यूल में N2 से अमोनिया बनने का प्रोसेस आसान हो जाता है। जो एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज,
नाइट्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, तो रूट के अंदर, रूट के आसपास बैक्टीरिया रहेगा। सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो रूट हेयर है आपका, ये क्या है, रूट हेयर। आपको जब हम पढ़ा रहे थे एनाटॉमी तो बताए थे कि रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ही सेल का बना होता है। तो रूट हेयर के आसपास ये देखिए छोटा छोटा ये बैक्टीरिया है, इस तरह से एरो लगा के बताया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया सबसे पहले इस रूट हेयर को इन्फेक्ट करेगा, इस रूट हेयर के पास जाएगा। तो बोल रहा है कि ये दूसरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा कैसे, सबसे पहले इसको इन्फेक्ट करेगा। तो जैसे ही बैक्टीरिया इस रूट हेयर को इन्फेक्ट करने का कोशिश करेगा, ये रूट हेयर क्या करेगा, कर्ल हो जाएगा, इस तरह से ये घूम जाएगा। और इस कर्लिंग को क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया यहाँ पे है, बैक्टीरिया क्या किया, हुक बनाया, कर्लिंग किया रूट हेयर का। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो है कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर का कर्लिंग होगा सबसे पहले। कर्लिंग होने के बाद इन्फेक्शन थ्रेड अंदर जाएगा, ये इस तरह से देखिए, इन्फेक्शन थ्रेड अंदर जाएगा। इन्फेक्शन थ्रेड क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड बैक्टीरिया है और कुछ नहीं है। इन्फेक्शन थ्रेड क्या है, तो यहां जो बैक्टीरिया था वो इस रूट हेयर के अंदर घुस गया और धीरे धीरे कहां आगे बढ़ने लगा, रूट के अंदर जाने लगा। और ये इस तरह से बैक्टीरिया का छोटा छोटा पॉइंट मिलकर क्या बना दिया, एक धागा बना दिया, थ्रेड बना दिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन थ्रेड बन गया है। अब इस इन्फेक्शन थ्रेड कहां पहुंच जाएगा, ये रूट के बाद क्या हो, रूट हेयर के बाद क्या होगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होता नहीं है रूट में, तो क्या होगा, कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कहां पहुंच गया, कॉर्टेक्स में। यही चीज यहां पे लिखा है कि इनर कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकल सेल्स अंडर डिवीजन। जहां पे इनर कॉर्टेक्स सेल है, वो इनर कॉर्टेक्स सेल अभी अंडर डिवीजन है, वो डिवाइड करने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो राइजोबियम यहां पहुंचा है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया यहां पे रिलीज करता है काइनेटीन। क्या रिलीज करता है, काइनेटीन। और रूट के अंदर जो कॉर्टेक्स सेल है, कॉर्टेक्स सेल भी क्या रिलीज करता है, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन और काइनेटीन ये दोनों क्या है, माइटोजन्स है। दोनों क्या है, माइटोजन। माइटोजन क्या होता है, माइटोजन होता है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर या माइटोसिस प्रमोटिंग एजेंट। मतलब जो माइटोसिस होगा, जो माइटोसिस होगा, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनता है, डिवीजन होता है, मल्टीपल सेल बनता है। तो उस माइटोसिस को कराने के लिए ये काइनेटीन और ऑक्सीन जो है रिस्पॉन्सिबल है। काइनेटीन और ऑक्सीन क्या करेगा, नंबर ऑफ माइटोसिस ज्यादा कराएगा, जल्दी जल्दी सेल डिवीजन कराएगा। तो रूट हेयर के अंदर, रूट हेयर से जैसे ही बैक्टीरिया अंदर गया, कॉर्टेक्स के पास पहुंचा, तो कॉर्टेक्स के पास बहुत सारा बैक्टीरिया डिवाइड करके वहां पे काइनेटीन रिलीज किया। और रूट के कॉर्टेक्स के पास भी पहले से क्या था, पहले से था ऑक्सीन। तो काइनेटीन और ऑक्सीन मिलके सेल डिवीजन को प्रमोट किया। तो कॉर्टेक्स के अंदर उस वाले एरिया में बहुत सारा सेल डिवाइड करके इस तरह से क्या बना दिया, रूट का नोड्यूल बना दिया। क्या बना दिया, बहुत सारा सेल डिवाइड करके रूट नोड्यूल बन गया। क्लियर है। तो ये रूट नोड्यूल कैसे बना, ये समझ में आया। सबसे पहला स्टेप क्या है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, इन्फेक्शन हुआ। फिर क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। और तीसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। ये 3 स्टेप में नोड्यूल बनता है। तो नोड्यूल कैसे बना समझ में आ गया। अब समस्या ये है कि ये नोड्यूल तुम क्यों बनाए, नोड्यूल बना के क्या मिल गया, ठीक है। इस लेग्यूम प्लांट में नोड्यूल की क्या जरूरत है और नोड्यूल से क्या फायदा है। तो नोड्यूल से फायदा क्या है वो समझिए। लेग्यूम प्लांट में क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है, लेग हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस होता है, लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है,
O2 स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन को खा जाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को खा जाता है। तो इस नोड्यूल के अंदर लेग हीमोग्लोबिन होगा और इस नोड्यूल के अंदर जितना ऑक्सीजन होगा सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाएगा कौन? लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग हीमोग्लोबिन का काम समझ में आया। अब बोलेंगे कि सर ये लेग हीमोग्लोबिन यहां से ऑक्सीजन क्यों खाया? ये इसीलिए खाया क्योंकि यहां जो राइजोबियम आया था वो एक एंजाइम बनाया नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम बनाया? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है? N2 को NH3 बनाता है, N2 को NH3 में कन्वर्ट करता है। कौन? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहां से आया? बैक्टीरिया से आया। बैक्टीरिया कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है, उस जीन का नाम है निफ जीन। क्या नाम है? NIF, निफ जीन। ये निफ जीन क्या करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाता है। क्या करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स के अंदर क्या बना दिया? नाइट्रोजिनेज एंजाइम बना दिया। उसके अंदर जीन था निफ जीन, उससे नाइट्रोजिनेज एंजाइम बना दिया। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का काम क्या है? N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना। लेकिन नाइट्रोजिनेज एंजाइम तब तक काम नहीं करेगा जब तक यहां ऑक्सीजन होगा। तो वहां से ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन हटाने के लिए कौन है? लेग हीमोग्लोबिन। क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। समझ पाए आप लोग? तो नाइट्रोजन के प्रोसेस में ये जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होगा? बैक्टीरिया आएगा यहां, उसके बाद क्या करेगा? वो इन्फेक्शन करेगा, तो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? स्टेप 1 कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। दूसरा स्टेप क्या हो गया? दूसरा स्टेप है हमारा इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया। तो दूसरा स्टेप है इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन। तीसरा स्टेप क्या है हमारा? तीसरा स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। तीसरा स्टेप क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। अब नोड्यूल बन गया तो नोड्यूल के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम, दूसरा चाहिए लेग हीमोग्लोबिन। O2 फ्री इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हटाएगा तो O2 फ्री इन्वायरमेंट हो गया। और अब चाहिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहां से आएगा? बैक्टीरिया के निफ जीन से नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनता है, तो बैक्टीरिया वहां नाइट्रोजिनेज एंजाइम बना देगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ पे N2 है, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें? NH3 में। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, और ये रिएक्शन है। क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपको आएगा कि N2 से अमोनिया बना है। क्या बना है? अमोनिया बना है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इन फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हाउ मेनी एटीपी इज कंज्यूम्ड। क्वेश्चन क्या है कि एक अमोनिया बनाना है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजिनेज एंजाइम यूज करके, तो कितना एटीपी खर्च होगा। तो आप इस इक्वेशन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहां 2 नाइट्रोजन है और यहां 2 अमोनिया बना है। तो N2 से 2 अमोनिया बनने के लिए कितना एटीपी खर्च हुआ है? 16 एटीपी। तो 2 अमोनिया के लिए अगर 16 एटीपी खर्च हुआ है तो एक अमोनिया के लिए कितना एटीपी खर्च होगा? 8 एटीपी खर्च होगा। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है कि एक अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए कितना एटीपी खर्च होता है।
ये क्वेश्चन इस इक्वेशन से नीट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब समस्या ये है कि ये तो समझ गए क्वेश्चन का बात। अब समस्या ये है कि सर N2 से अगर NH3 बनाएंगे तो हमको हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन कहां से लाएंगे? समस्या क्या है कि हाइड्रोजन कहां से लाएंगे? यहां देखिए 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा? 8H बनाएगा, जिसको कि हम 4H2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4H2 बोल सकते हैं। तो हमको 8 हाइड्रोजन चाहिए या फिर 4 हाइड्रोजन का मोलिक्यूल चाहिए, 4 H2 मोलिक्यूल चाहिए। ये कहां से आएगा? तो हाइड्रोजन डोनर ढूंढेंगे हमको ये हाइड्रोजन डोनर मिल जाएगा सेल के अंदर। देखिए हाइड्रोजन डोनर हमको सेल के अंदर क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है एटीपी फॉर्मेशन का प्रोसेस, अगला चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फोटोसिंथेसिस, ये सब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो रेस्पिरेशन जो होता है, तो रेस्पिरेशन से क्या बनता है? NADH बनता है, NADH2 या फिर FADH2 या फिर NADH2 क्या होता है, FADH2 क्या होता है? तो अभी फिलहाल फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके अलावा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH2 FADH2 या फिर आप बोल सकते हैं NADPH2, NADPH2 भी होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये सब क्या होता है? ये सब हाइड्रोजन डोनर होता है। ये सब क्या होता है? हाइड्रोजन डोनर। ये अपना हाइड्रोजन किसी को दे सकता है। यहाँ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन की जरूरत है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आ सकता है? NADH2 से आ सकता है, FADH2 से आ सकता है, NADPH2 से आ सकता है। और ये सब मॉलिक्यूल कहाँ बनेगा? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ये सब मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये सब मॉलिक्यूल सेल में अवेलेबल रहेगा। ये समझ में आ गया आपको कि एक अमोनिया के लिए कितना ATP? हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा और नाइट्रोजनेज एंजाइम कैसे काम करेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कि एक्शन ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। नाइट्रोजनेज एंजाइम कैसे काम करेगा? तो नाइट्रोजनेज एंजाइम कैसे काम करेगा वो आप पहले समझ चुके हैं। वो क्या करता है? N2 को NH3 में कन्वर्ट करता है। तो N2 को NH3 में जब कन्वर्ट करेगा तो उसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6 हाइड्रोजन चाहिए। 2 नाइट्रोजन के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए, 1 नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये आपके पास एंजाइम है नाइट्रोजनेज, और ये इसका एक्टिव साइट है। ये क्या है? एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पे आके नाइट्रोजन जुड़ेगा, मतलब एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है वही एक्टिव साइट पे आके जुड़ता है। तो ये एंजाइम है, एंजाइम से आके सबस्ट्रेट जुटा, तो ये N2 क्या है? सबस्ट्रेट है। आपको हम बताए थे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या बताए थे कि सबसे पहले सबस्ट्रेट आके एंजाइम से जुटेगा एक्टिव साइट पे, उसके बाद टाइट बॉन्डिंग होगा, उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या बताए थे कि पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, और चौथा स्टेप क्या बताए थे? रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड एंजाइम इज फ्री फॉर अनदर रिएक्शन। तो चौथा स्टेप में प्रोडक्ट निकल जाएगा एंजाइम से और एंजाइम फिर से नया रिएक्शन कर सकता है। तो वही चारों स्टेप अभी आपको यहां समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या हो गया? सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, किससे? बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट हो गया एंजाइम से, बाइंड कर गया। उसके बाद कर रहा है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे हो रहा है? जो NADPH2 मॉलिक्यूल था, 2 हाइड्रोजन दिया इसको, तो 2 हाइड्रोजन नया बॉन्ड बना लिया N2 के साथ, बॉन्ड बना लिया। फिर कर रहा है, फिर रिडक्शन होगा, तो फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो अब इधर नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूट गया। यहां ध्यान देते रहिए, यहां 3 बॉन्ड था, यहां अब 2 बॉन्ड बचा, यहां अब 1 बॉन्ड बचा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? तो फिर से अब 1 बॉन्ड बचा, तो मतलब पुराना बॉन्ड टूट रहा है, 3 से 2, 2 से 1 हो रहा है, और नया बॉन्ड बन रहा है NH। पहले 2 NH बॉन्ड था, अब 4 NH बॉन्ड हो गया, अब 6 NH बॉन्ड हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 NH बॉन्ड हो गया। और नाइट्रोजन के बीच में यहां देखिए साफ दिख रहा है कि कोई बॉन्ड नहीं है। तो पुराना बॉन्ड टूट गया है सारा नाइट्रोजन के बीच का, और नया बॉन्ड सारा बन चुका है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का। क्लियर है? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड, ये होता है एंजाइम कैटालाइसिस में। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा कि यहां से 2 NH3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा,
देखिए एक यहाँ से निकल जाएगा NH3 और दूसरा मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से NH3। तो एक NH3 मॉलिक्यूल ये रहा आपका और दूसरा NH3 मॉलिक्यूल ये रहा आपका। तो दो अमोनिया यहाँ से रिलीज हो गया और अमोनिया ही क्या है, प्रोडक्ट है, और साथ के साथ निकल गया यहाँ से इंजाइम। अब ये इंजाइम बोल रहा है कि फ्री नाइट्रोजिनेज कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2। ये इंजाइम यहाँ से वापस आएगा और यहाँ वापस आ जाएगा और वापस फिर से ये कैटालाइसिस करेगा। तो ये नाइट्रोजिनेज इंजाइम का क्या है, ये नाइट्रोजिनेज इंजाइम का फंक्शन है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम का काम हो गया। इससे पहले हम लोग रूट नोड्यूल फॉर्मेशन देख लिए। अब समस्या ये आती है कि एक बार नाइट्रोजन प्लांट के अंदर चला गया, नाइट्रोजन प्लांट के अंदर चला गया, नाइट्रोजन से अमोनिया बन गया या फिर नाइट्रेट बन गया। अब समस्या ये है कि फेट ऑफ अमोनिया, उस नाइट्रोजन का प्लांट करेगा क्या, उस नाइट्रोजन का प्लांट क्या करेगा। तो उसके लिए है हमारा फेट ऑफ अमोनिया। अगला टॉपिक है क्या है, फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का आगे क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या क्या N2 से अमोनिया बना दिया तो वो प्लांट के अंदर चला गया अमोनिया। अब उस अमोनिया का क्या होगा, दो प्रोसेस है, एक है रिडक्टिव अमीनेशन और दूसरा है ट्रांस अमीनेशन। उस अमोनिया के साथ दो काम हो सकता है, क्या हो सकता है, रिडक्टिव अमीनेशन हो सकता है और ट्रांस अमीनेशन हो सकता है। कुल मिला के अमोनिया से अमीनो एसिड बनेगा और अमीनो एसिड से प्रोटीन बन सकता है, उस प्रोटीन से एंजाइम बन सकता है, या फिर वो प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो सकता है, या फिर उस नाइट्रोजनस सब्सटेंस का किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब फेट है किसका, अमोनिया का। तो सबसे पहला है रिडक्टिव अमीनेशन। इसमें दो वर्ड है, एक तो है रिडक्टिव, रिडक्टिव का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्टिव का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और अमीनेशन, अमीनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ अमोनिया। तो यहां ध्यान से देखिए आप, क्या हो रहा है, ये NADPH मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन देगा इसको, हाइड्रोजन देगा इसको। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उस कंपाउंड का क्या होता है, रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, उस कंपाउंड का क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो NADPH क्या कर दिया, इसका रिडक्शन। अब बात है NH4 प्लस मॉलिक्यूल भी इसमें जाके जुट गया। यहां देखिए ध्यान से, यहां NH4 मॉलिक्यूल नहीं बचा है प्रोडक्ट में, मतलब क्या हो चुका है, NH4 मॉलिक्यूल इसमें जुट चुका है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में अमोनिया जोड़ दिए और NADPH2 से लेकर हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, ग्लूटामिक एसिड बन गया, ग्लूटामेट बोलते हैं इसको, ग्लूटामिक एसिड बन गया। अब इस ग्लूटामिक एसिड के साथ क्या बना है, H2 और NADP बना है। मतलब जो NADP बना है वो किससे बना है, NADPH2 से, मतलब इसका हाइड्रोजन भी इधर यूज हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया रिडक्शन और एडिशन ऑफ अमीनो ग्रुप हो गया अमीनेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिए, रिडक्टिव अमीनेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामेट फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज कॉल्ड रिडक्टिव अमीनेशन। और क्यों नाम दिए वो समझ में आ गया आपको, क्योंकि रिडक्शन भी हुआ है और अमीनेशन भी हुआ है। ठीक है, अब बात है कि एक बार जब आप ग्लूटामिक एसिड बना लिए तो उस ग्लूटामिक एसिड का क्या कर सकते हैं, ट्रांस अमीनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रांस अमीनेशन कर सकते हैं। ये कोई एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है। ये एसिड ग्रुप है, ये NH3 वाला अमीनो ग्रुप है। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां से इस कार्बन पे कर सकते हैं। आप देखिए इसके साथ R2 लगा हुआ है, तो R2 वाले पे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर देंगे, तो देखिए R2 वाले पे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप क्या हो गया, ट्रांस अमीनेशन। और एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड बनाने का तरीका है ये प्लांट का। प्लांट में एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड कैसे बनता है, ट्रांस अमीनेशन से बनता है। कैसे बनता है, ट्रांस अमीनेशन से। तो आपसे पूछेगा कि फेट ऑफ अमोनिया क्या है, तो आप बोलेंगे रिडक्टिव डीअमीनेशन, रिडक्टिव अमीनेशन, और फिर क्या बोलेंगे, ट्रांस अमीनेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मिनरल न्यूट्रिशन से कि प्लांट में जब अमीनेशन हो गया, अमोनिया बन गया, ठीक है,
उस अमोनिया से या तो आप अमीनो एसिड बना लीजिए, प्रोटीन बना लीजिए, एंजाइम बना लीजिए, या फिर वहां से अमोनिया उठा के रूट से कहीं अगर स्टेम में जरूरत है या लीफ में जरूरत है उस अमोनिया का, तो अमोनिया का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा। जैसे बताए थे आपको कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज में के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि अमोनिया नाइट्रोजनस कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो किस फॉर्म में होगा, यूरियाइड्स के फॉर्म में होता है, अमाइड्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, अमाइड्स के फॉर्म में होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अमोनिया का ट्रांसपोर्ट प्लांट में किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलेंगे अमाइड्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ अमाइड्स। ठीक है, आप जानते हैं अमाइड्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जानते होंगे, CONH2। CONH2 ये क्या होता है, अमाइड्स होता है। ठीक है, COOH क्या होता है, एसिड, CONH2 क्या होता है, अमाइड्स होता है। ठीक है, तो अमाइड्स के फॉर्म में अमोनिया का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। यूरियाइड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, दूसरे फॉर्म में होता है, लेकिन रेयरली होता है, मेनली किस फॉर्म में होता है, अमाइड्स के फॉर्म में होता है। तो ये चीज आपको बताया मिनरल न्यूट्रिशन में। तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो है यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में क्या क्या पढ़े हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर सकते हैं। ये देखिए, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़े थे। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, सॉइल फ्री मीडियम में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कराना और डिफिशियंसी सिम्टम्स, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स वगैरह का पता करना। इसके बाद हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। इसेंशियल को 2 भाग में डिवाइड किए थे। इसेंशियल का क्राइटेरिया था 3 क्राइटेरिया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। ठीक है, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस वगैरह। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन पढ़े। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, सारे बैक्टीरिया का नाम आपको पूछा जाएगा, याद रखना है। उसके बाद पढ़े बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। नोड्यूल के अंदर क्या क्या कांड होगा, नोड्यूल के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्या चाहिए, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। तो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट कौन देगा, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट देगा लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 एक्सकेवेंजर होता है, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट देता है। क्लियर है आपको। उसके बाद नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, ये आपको एक्शन बताए। सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू एंजाइम एट एक्टिव साइट। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन। 3 स्टेप होता है रिडक्शन का। एक बार में एक ही H2 मॉलिक्यूल जुटता है, तो एक बार में 2 हाइड्रोजन, फिर दूसरे बार में 2 हाइड्रोजन, फिर तीसरे बार में 2 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन जुटा, 2 अमोनिया बना। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 2 अमोनिया बनने में कितना ATP खर्च होता है, तो 2 अमोनिया बनने में कितना ATP खर्च होगा, 16 ATP। तो 1 अमोनिया बनने में 8 ATP। ये आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, NADPH2 से आएगा, FADH2 से आएगा। हाइड्रोजन डोनर होता है ये। और इसके बाद सबसे लास्ट में होता है फेट ऑफ अमोनिया। एक बार अमोनिया बन गया तो उस अमोनिया का क्या हाल होगा प्लांट के अंदर। तो उस अमोनिया से क्या हो सकता है, या तो रिडक्टिव अमीनेशन हो सकता है, मतलब रिडक्शन प्लस अमीनेशन। रिडक्शन कौन करता है, रिडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ दिए आप, NADPH2 से लेके हाइड्रोजन जोड़ दिए तो वो क्या हो गया, रिडक्शन। और अमीनेशन क्या हो गया, NH4+ जोड़ दिए, इसमें क्या हो गया, अमीनेशन। ठीक है, तो ये रिडक्टिव अमीनेशन होता है। उसके बाद क्या है, ट्रांस अमीनेशन। एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड बनाने का प्रोसेस क्या हो गया, ट्रांस अमीनेशन। ठीक है, उस अमोनिया से क्या बन सकता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कोई कि अमोनिया से क्या क्या हो सकता है, तो अमोनिया से प्रोटीन बन सकता है,
अमोनिया से अदर नाइट्रोजिनस इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, या फिर प्रोटीन से इंजाइम बन सकता है, जो कि इंजाइम आपके वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आ सकते हैं, या फिर जो प्रोटीन बना है वो प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह, ट्यूबुलर प्रोटीन वगैरह सब होता है, ये सब बन सकता है। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? ट्रांसपोर्ट होगा अमाइड्स के फॉर्म में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है प्लांट में, उसका ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? अमाइड्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आगे चैप्टर खत्म हो गया आपका। ऑन H2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2ON पर बने रहिए।